बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था आइसोमेरिज्म, ठीक है। आई होप वो टॉपिक आ गया होगा आपको। इजी सा था, बस आपको ना कार्बन को अरेंज करना था। अब बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक करा रही हूँ, एलोट्रोपी। देखिए ये टॉपिक है ना, जब आप सुनोगे पढ़ोगे तब तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत टफ टॉपिक है, पता नहीं क्या क्या बता दिया मैडम ने क्या क्या। लेकिन मेरे कहने से ना ये वीडियो 2 बार देख लेना बस। ये ऐसा है, इसमें बहुत सारी बातें आती छोटी छोटी। लेकिन अगर एक बार आपने मेरे कहने से ये वीडियो 2 बार देख ली या 3 बार देख ली तो उसके बाद आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें से ना 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो काफी ज्यादा बनते हैं इसमें से। तो चलिए शुरू करते हैं। एलोट्रोपी होता क्या है? आपने कभी ना 2 साइडेड, मतलब जैसे एक ही बेडशीट है वो दोनों साइड से आप उसको बेड पे बिछा सकते हैं, या फिर जैकेट आती है आपने देखा होगा डबल साइडेड, जो दोनों साइड से पहन सकते हैं, अलग अलग कलर में आती है। तो अब आप सोचिए सामने वाले को क्या लगेगा कि आपके पास कितनी जैकेट है। मान लिया एक तरफ से वो ब्लू है एक तरफ से रेड, तो सामने वाले को तो लगेगा कि ये 2 जैकेट है, लेकिन आपको पता है रियलिटी में तो वो एक ही है, सिर्फ उसके कलर ही तो अलग थे साइड चेंज होने की वजह से। मटेरियल सेम है, क्योंकि जैकेट सेम है तो मटेरियल भी सेम ही होगा ना। एलोट्रोपी बस वही डबल साइडेड जैकेट है आपकी। देखिए कैसे। एलोट्रोपी वो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच it shows different physical properties. Chemically it is same. यानी कि फिजिकली वो अलग अलग ग्रुप में पाया जाए, केमिकली तो वो सब्सटेंस सेम है। जब सब्सटेंस ही एक है, ऊपर देखो प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है। जब एलिमेंट एक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो, केमिकली वो सेम हो, तो वो फिजिकली जो अलग अलग रंग रूप हैं उसके, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एलोट्रोप्स। ये प्रॉपर्टी एलोट्रोपी और ये सब्सटेंस एलोट्रोप्स एक दूसरे के। तो देखिए हम कार्बन की बात कर लेते हैं। एलोट्रोपी देखिए इसमें सल्फर में भी मिलती है, तो आप ये ना सोचें कि एलोट्रोप सिर्फ कार्बन के ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कार्बन का ही कॉपीराइट है इस पे। तो देखिए कार्बन के 2 तरह के एलोट्रोप होते हैं। पहला क्रिस्टलाइन, सॉलिड 2 तरह के ही होते हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक अमorphous। दोनों में क्या फर्क है पहले भी मैंने कराया होगा, मैं फिर से बता देती हूँ। क्रिस्टलाइन होता है जिसकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है, प्योर फॉर्म होती है, रेगुलर ज्योमेट्री, प्योर फॉर्म, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। जैसे इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो शार्प होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इनका क्या मतलब है शार्प का? जैसे मान लिया किसी का मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस है, तो 109 पर वो मेल्ट ना हो, बिल्कुल भी मेल्ट ना हो, और जैसे ही 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करे वो एकदम से सारा का सारा मेल्ट हो, वो होता है क्रिस्टलाइन। अमorphous क्या होता है? इसका उल्टा हो गया, ठीक है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना एक रेंज के अंदर होता है। जैसे आपने कभी घी को देखा होगा गर्म होते हुए, जब से गैस पे रखते हैं उसको गर्म करना, वो तब से मेल्ट होना शुरू करता है और बहुत देर तक मेल्ट होता रहता है। तो ये एक रेंज के अंदर होते हैं, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है। अब देखिए कार्बन के जो क्रिस्टलाइन अमorphous है वो है डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस। नेक्स्ट अमorphous जो एलोट्रोप है वो है कोलतार, कोक, इसमें तो और भी कई आ जाते हैं, ठीक है। आपको ये सब नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इन 3 के बारे में पढ़ना है, यानी कि कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट, इसके डायमंड के बारे में। तो जब डायमंड की बात कर रही है तो आपके माइंड में इसकी इमेज आ गई होगी, एक ब्राइट शाइनी हार्ड सब्सटेंस, ठीक है। तो इसका डायग्राम देखिए, एक कार्बन एटम है ना वो 4 कार्बन एटम के साथ फिक्स होता है। यहां हम इसकी बात कर रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, इनकी बात करेंगे ऐसे और आगे इनको 4 से कवर करके, ठीक है। तो देखिए इसकी जो शेप है ना ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है, आपने पंखा देखा होगा, पंखा ऐसे होता है,
ये 3 पंखुड़ियाँ होती है उसकी, ठीक है। इन पंखुड़ियों को थोड़ा सा और नीचे की तरफ बेंड कर दें तो ये इस जैसी शेप बनेगी, ऐसे ये। तो डायमंड की जो शेप होती है ना, इस तरह से ये टेट्राहेड्रल शेप होती है। डायमंड की और प्रॉपर्टीज बता देते हैं। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, बर्न एट 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 3D स्ट्रक्चर है, देखिए 3D है, जाइंट मॉलिक्यूल है। जाइंट क्यों? क्योंकि लाखों कार्बन एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। नेटवर्क सॉलिड है, नेटवर्क क्यों? क्योंकि देखिए आप ये एक से दूसरा, दूसरे से नेटवर्क नेट ऐसे ही तो होता है। उसके बाद बारी आती है टेट्राहेड्रल, मैंने बता ही दिया। यहाँ देखिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है लेकिन हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या रीजन है कि इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर? देखिए एक कार्बन एटम डिफरेंट 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्री नहीं है। 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 शेयर हो गए, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। जब कोई फ्री आयन नहीं, जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाई है। और कितना है? 2.42। देखिए इस 2.42 का क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस में से लाइट पास होगी तो वो एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में कितने गुना, कितने टाइम्स कम स्पीड कम हो जाएगी उसकी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब तो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर, क्योंकि वैक्यूम और एयर का लगभग बराबर आता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो लाइट की स्पीड आती है। और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, इसका मतलब लाइट, ये जो लाइट है उसकी स्पीड उतनी ही कम हो गई, उतनी ही वो स्लोवर हो गई, कम हो गई। तो यहाँ डायमंड के अंदर लाइट एंटर तो कर गई और उसमें जाके उसकी स्पीड स्लो हो गई, इसीलिए आपको डायमंड जो है वो इतना ज्यादा शाइनी दिखता है, क्योंकि लाइट एंटर तो कर जाती है और निकल नहीं पाती उसमें से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से, इसीलिए वो शाइन करता है। ठीक है। ऑलवेज और ऑल सिंगल बॉन्ड, कार्बन का अकेली ऐसी फॉर्म है जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। ऑलवेज फॉर्म सिंगल बॉन्ड, कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा कार्बन इसमें, सिंगल बॉन्ड। अच्छा, एक बात और, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बेटा, वो अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, क्योंकि डायमंड की भी तो बहुत सारी वैरायटी आती है। तो 3500 डिग्री यहाँ लिख देना, मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस। हाई डेंसिटी होती है, काफी भारी होता है, 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसकी डेंसिटी होती है। इसके एक बॉन्ड, हालांकि बॉन्ड आपको याद नहीं करना है, 154 पिकोमीटर इसके बॉन्ड की लेंथ होती है। ये किसी भी एसिड को पे, बेस पे, ईथर पे, बेंजीन पे, किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं करता। उसका रीजन एक और है, नॉन मेटल है। मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल वाटर के साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो कार्बन है, नॉन मेटल है। डायमंड सोच रहे हो, ये भी तो याद रखना है तो कार्बन ही, तो ये इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। हाइब्रिडाइजेशन 11th 12th का टॉपिक है, यहाँ पे नहीं आता है, लेकिन मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद बताऊंगी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। फिलहाल आपको ये याद रखना है, सिंगल बॉन्ड के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, जबकि डबल बॉन्ड के लिए sp2 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। बाद में बताऊंगी ये क्या है। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और सारे के सारे बॉन्ड इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, इसीलिए डायमंड इतना हार्ड है, इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। तो ये तो थी प्रॉपर्टीज। अब आते हैं इसके यूज। और बेटा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो यूजेस में से पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसका यूज, आंखों पे जाला लग जाता है ना, जिसको मोतियाबिंद वगैरह बोलते हैं, तो उसकी सर्जरी होती है, उसको बोलते हैं कैटरेक्ट रिमूव करना। कैटरेक्ट, तो कैटरेक्ट रिमूव करने के लिए पेन टाइप में ना उनका वो होता है जिससे वो सर्जरी करते हैं टूल, उसमें आगे टिप पे डायमंड लगा होता है, जिस वजह से वो आराम से ऐसे काटते हैं और वो जाला वगैरह वहां से निकाल देते हैं। अगर डायमंड की जगह कोई और सब्सटेंस लेंगे तो वो इतना पतला और इतना मजबूत नहीं बनेगा। पतला लेंगे तो मजबूत नहीं बनेगा, और हमें पतला भी चाहिए क्योंकि आंख की नर्व तो बहुत बारीक बारीक होंगी, और हार्ड तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि कटिंग करनी है। अच्छा, कैटरेक्ट हो गया। ज्वेलरी में आप सबको पता है ज्वेलरी में क्यों यूज होता है, क्योंकि एक तो शाइनी है, ऊपर से ये नॉन रिएक्टिव है।
तीसरा, जो स्पेस में जाते हैं ना बेटा, स्पेस क्राफ्ट में जो उनकी विंडो पैनल है, विंडो में डायमंड डस्ट बनाते टाइम डायमंड का यूज करते हैं। उसका रीजन क्या है? डायमंड लाइट का बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है, लाइट का रिफ्लेक्टर। तो इसीलिए क्या जो ये यूवी रेज वगैरह है जब उनके ऊपर जाएंगी तो वो वहीं से रिफ्लेक्ट कर देगा, तो वो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होंगे उसके। नेक्स्ट आता है डायमंड का नेक्स्ट डायमंड के यूज में हम बात करते हैं कि तो ये थी डायमंड के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन। कल मैं कराऊंगी आपको ग्रेफाइट के बारे में। रिटर्न पेजेस मैंने भेज दिए हैं, वो अपने लिख लेना। उनमें ना फुलरेंस का डायग्राम नहीं था, या मैं यूं कहूँ गलत था, तो मैंने आपको फुलरेंस का डायग्राम भी सेंड कर दिया है, वो बना लेना वहां तक, ठीक है। कल मैं आपको ग्रेफाइट और फुलरेंस दोनों ही करा दूंगी। चलिए आज के लिए इतना ही।